अनवर मकसूद एक औरत का वाकया बयान करते हुए लिखते हैं कि रिश्ते चाहे सगे हो या सतीले, अगर निभाने की चाहत हो तो इंसान खुशी खुशी हर रिश्ता निभा सकता है। मेरा बेटा बीमार था। मेरे पास इसकी दवाई के पैसे तक नहीं थे। मैंने बड़ी मुश्किल से किसी से 1,000 रुपए उधार लिए। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी मदद जरूर करेगी और पैसे लेकर मैं घर आ गई। मैंने पहले तो ये सोचा कि बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी, लेकिन फिर ख्याल आया कि खाली पेट दवाई असर नहीं करती, तो फिर खाली पेट दवाई खाने का कोई फायदा नहीं होगा। मेरे पास वही 1,000 रुपए थे, जिससे मुझे अपने बच्चों को खाना भी खिलाना था और इनकी दवाई का इंतजाम भी करना था। पहले बच्चों के खाने का सोचकर मैं बाजार गई, सब्जी वाले से सब्जी खरीदी। वही 1,000 रुपए मेरे पास थे और डरते डरते मैंने इन पैसों में से 500 का नोट इसे दिया कि न जाने कितनी महंगी सब्जी होगी। लेकिन इस सब्जी वाले ने मुझे 450 रुपए वापस कर दिए। जब घर आकर मैंने पैसे गिने तो मुझे लगा कि इससे गलती हो गई है, क्योंकि इसके पास बहुत भीड़ थी। मेरे दिल ने कहा कि वो बहुत गरीब आदमी है, वापस जाकर इसे इसके पैसे दे दूं। लेकिन दिमाग ने कहा शायद ये खुदा की तरफ से मदद है, पहले जाकर बच्चे की दवाई ले आती हूँ। मैं खुशी खुशी अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर गई और दवाई लेकर आई। बच्चों को खाना खिलाकर सुलाने के बाद मैं इस सब्जी वाले के बारे में सोचने लगी कि न जाने बाद में इसे अपनी गलती का एहसास हुआ होगा तो वो कितना पछताया होगा। मेरे पास कुछ पैसे बच गए थे। मैंने दिल में सोच लिया कि सुबह सवेरे ही जाकर इसे बाकी के पैसे दे दूंगी और अगर कम पड़े तो इसे बता दूंगी कि मैं बाद में तुम्हें दे सकती हूँ। यकीनन वो मान जाएगा। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि इस सब्जी वाले की गलती नहीं थी, बल्कि शायद मेरी गलती थी। मेरा रिश्ता एक गरीब घर से था। मेरे पापा शराबी थे और मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी। मेरे पापा मेरी बड़ी बहन को जुए में हार गए थे, जिससे हम दोनों बहनें एक दूसरे से जुदा हो गई। मैंने बड़ी कोशिश की कि अपने पापा की बुरी नजर से बच सकूं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। आखिरकार जब मैं 16 साल की हुई तो मुझे भी मेरे पापा जुए में हार गए और फिर मैं भी शादी होकर अपने पापा जैसे ही एक शख्स के घर में आ गई थी। मैं अपनी माँ की तरह लोगों के घरों में काम करती थी और अपनी कमाई अपने जवारी पति के हाथों से बचाने के लिए तरह तरह की कोशिश करती थी। कभी कपड़ों की पोटली में पैसे छुपाती तो कभी राशन के डब्बों में, लेकिन वो फिर भी मेरी कमाई मुझसे छीन कर ले जाता। मेरे 3 बच्चे थे और मुझे खुशी इस बात की थी कि खुदा ने मुझे तीनों बेटे दिए थे, कोई बेटी नहीं दी थी जिसको इसका बाप मेरी तरह बेच देता। इसी तरह समय गुजरता रहा और मेरी जिंदगी यूं ही चलती रही। कभी हफ्तों बाद मेरे पति को मेरे घर की याद आती तो वो घर आ जाता और जो भी कीमती सामान इसे नजर आता है इसे उठाकर वो बेच देता है। अगर इसे कुछ भी नहीं मिलता तो वो मेरे साथ मार पीट करने लगता है और अगर मेरे बच्चे मुझे बचाने की कोशिश करते हैं तो वो बच्चों को भी मारने लगता है। मुझे बस इस बात का सुकून था कि घर मेरा अपना था और वो ये घर बेच नहीं सकता था, क्योंकि मेरे ससुर जी ने मेरी शादी के बाद ही अपने बेटे की हरकतों को देखते हुए ये घर मेरे नाम कर दिया था। उन्होंने अपने जीते जी ये काम बहुत अच्छा किया। कम से कम मेरे बच्चों के सर पर छत तो है, जो इनका बाप छीन नहीं सकता। मेरे आसपास के लोगों में जो औरतें थी वो भी मेरे ही जैसी थी, मेहनत करती और अपने बच्चों का पेट पालती थी। आज छोटे बच्चे की बीमारी की वजह से मैंने एक ईमानदार इंसान का हक मार लिया था और ये चीज मुझे चैन नहीं दे रही थी। कुछ दिन बाद जब बेटे की तबीयत कुछ बेहतर हुई और मुझे तनख्वाह मिल गई तो मैंने सोचा कि मुझे इस सब्जी वाले का उधार चुकता कर देना चाहिए। मुझे कुछ सब्जी भी चाहिए थी। दोबारा बाजार की। इस सब्जी वाले ने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया और बाकी ग्राहकों को सामान देने लगा। मुझे इसके रवैये पर बहुत हैरत हुई कि शायद वो इसीलिए मुझे देखकर अनदेखा कर रहा है कि सबसे निमट कर वो मुझसे बात करेगा। खैर मुझे तो इसके पिछले पैसे भी देने थे, लेकिन मैं पैसे देने की वजह से ही इसी सब्जी वाले के पास आई थी। इसीलिए मैं चुपचाप खड़ी रही। सबसे निमट कर वो मेरी तरफ देखकर बोला कि क्या चाहिए। मैंने इसे बताया कि आपने पिछली बार मुझे ज्यादा पैसे वापस कर दिए थे, लेकिन इसने मेरी बात को अनसुना कर दिया और पूछने लगा कि अभी क्या चाहिए। मैंने काफी सब्जियां इसे बता दी और वो तोलने लगा। फिर सारी सब्जियां तोलने के बाद मैंने इससे पूछा कि कितने पैसे हुए, तो मेरे चेहरे की तरफ देखने लग गया और जो इसने मुझसे कहा इसे सुनकर मुझे झटका सा लगा कि इसने मुझसे सिर्फ 50 रुपए मांगे थे। मुझे लगा कि इससे गलती हुई है।
इसीलिए मैंने 500 का नोट निकाल कर इसे दिया, लेकिन इसने 50 रुपए ही काट कर बाकी के 450 रुपए मुझे वापस दे दिए। और जब मैंने इससे कहा कि सब्जी तो बहुत महंगी है, तो इसने मेरी बात काट कर दूसरे ग्राहक की तरफ लग गया। मैं हैरान होकर घर वापस आ गई और फिर ये रोज का हो गया। जब भी इस सब्जी वाले की दुकान पर जाती, मैं जितने रुपए की भी सब्जी लेती, वो मुझसे केवल 50 रुपए ही लेता था। कभी कभार तो सब्जी 200 से 300 रुपए तक की भी होती थी, लेकिन वो मुझसे 50 रुपए से ज्यादा नहीं लेता था और हमेशा इंतजार करता कि सारे ग्राहक हट जाएं या पहले वो मुझे सब्जी दे देता, कि मुझे सब्जी देने के बाद सबको सब्जी देगा, ताकि किसी को मालूम ना हो सके। इतनी सारी सब्जी वो मुझे केवल 50 रुपए में दे रहा था। शुरू शुरू में तो मुझे ये बात बहुत अजीब लगी थी। जब सब्जी के पैसों की बचत से मेरे घर की बहुत सी जरूरतें पूरी होना शुरू हो गई, तो मैंने भी हमेशा सब्जी लेने के लिए इसी की दुकान पर जाना शुरू कर दिया। कम से कम 3 महीने हो चुके थे। मैं रोजाना सब्जी लेने जाऊं या हफ्ते में एक बार जाऊं, मैं जब भी जाती वो मुझसे 50 रुपए ही लेता था और अच्छी वाली सब्जी निकाल कर दे देता था। आस-पास मौजूद किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था, क्योंकि वो किसी को भी ये सब्जी कम पैसों में नहीं देता था और मैं कोशिश करती कि बार-बार इसके पास ना जाऊं। लेकिन इसकी सब्जी के बचे हुए पैसों से मैंने अपनी बहुत सी जरूरत पूरी करना शुरू कर दी थी और मैंने अपने एक बेटे को सरकारी स्कूल में भी पढ़ने के लिए डाल दिया था। इसीलिए मुझे इससे ही सब्जी लेनी पड़ती, क्योंकि किसी और दुकान से लेने में मुझे सारे पैसे देने पड़ते, जो कि वह नहीं दे सकती थी। मैं हमेशा ये सोच कर जाती कि इससे जरूर पूछूंगी कि 50 रुपए का क्या मामला है और वो मुझे ये सब्जी इतने कम पैसों में क्यों देता है। लेकिन इसके लिए जरूरी था कि इसकी दुकान पर कोई और ग्राहक ना हो। लेकिन जब भी मैं चाहती, इसकी दुकान पर ग्राहक होते थे। कभी मेरी सब्जी खरीदने के दौरान आ जाते, तो कभी पहले से ही मौजूद होते थे। मुझे इससे बात करने का मौका नहीं मिलता था। इस सारे मामले में इसका कोई गलत मकसद होता तो मैं एक औरत थी, मुझे अंदाजा हो जाता इसकी गलत नीयत का। लेकिन इसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वो मुझे नजर उठाकर भी नहीं देखता था, बल्कि वो किसी औरत को नजर भर कर देखता भी नहीं था। और ये बात इसकी शराफत की दलील थी। सवाल ये था कि अगर वो मेरी गरीबी की वजह से तरस खाकर मेरी मदद करना चाहता है, तो ऐसे तो बहुत लोग थे जिनको मदद की जरूरत थी। कि लोग तो ऐसे भी थे जो 2-3 दिन तक भूखे रहते थे, तो वो इन लोगों की मदद क्यों नहीं करता, मेरी मदद क्यों करता है। ये बात मुझे सोचने पर मजबूर करती थी और मेरे हर सवाल का सिर्फ सब्जी वाले के पास ही जवाब था। लेकिन मुझे इससे बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। एक दिन जिस घर में मैं काम करती थी, वहां पर कोई बहुत बड़ी दावत थी। मालकिन ने मुझे कहा कि मैं बाजार से सब्जी ले आऊं और राम सिंह की मदद करूं। मेरे कदम खुद ब खुद इस दुकान की तरफ बढ़ने लगे। मैंने सोच लिया कि आज तो अच्छी खासी सब्जी चाहिए, जो कम से कम भी 2-3 हजार रुपए की होगी। आज सब्जी वाला क्या करेगा। मैंने सारी सब्जी जब तुलवाई, तो मुझे इसके चेहरे पर हैरत नजर आई, लेकिन फिर इसने खामोशी से सब्जी तोलना शुरू कर दी। और जब पैसों की बारी आई, तो मैंने इसके हाथ में 5,000 रुपए दे दिए, जो मुझे मालकिन ने दिए थे। लेकिन हमेशा की तरह जब इसने इन 5,000 में से भी 50 रुपए काट कर बाकी रकम मुझे वापस करने लगा, तो मैंने इससे कहा कि भाई ये सब्जी अपनी मालकिन के लिए लेकर जा रही हूँ। इसके हैरान चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और इसने सारी सब्जी के पैसे काट कर 2,000 रुपए मुझे वापस कर दिए। तो मुझे यकीन हो गया कि वो सिर्फ मुझे ही सब्जी कम पैसों में देता है। इसकी दुकान पर इस समय भी कुछ ग्राहक मौजूद थे, इसलिए मैं इससे सवाल ना कर सकी। इस दिन तो मैं सारा दिन दावत में लगी रही और इससे अगले 2 दिन तक मुझे टाइम नहीं मिल पाया कि मैं सब्जी वाले की दुकान तक जाऊं। कुछ दिनों के बाद जब मैं इसकी दुकान पर गई, तो इसके साथ एक लड़का भी मौजूद था और वो वहां पर काम कर रहा था। हमेशा की तरह इसने मुझे 50 रुपए में सब्जी दी, लेकिन इस लड़के की वजह से मैं कोई सवाल नहीं कर सकी। कुछ दिनों बाद मैं दोबारा दुकान पर गई, तो वही लड़का था, वो खुद दुकान पर मौजूद नहीं था। मैं कम पैसों में सब्जी लेने की आदी हो चुकी थी। मुझे हैरत हुई जब लड़के ने भी मुझे सारी सब्जियां 50 रुपए में ही दे दी। मैंने जब इस लड़के से सवाल किया कि इसने मुझसे 50 रुपए ही क्यों लिए, तो इसने बताया कि ये बात तो इसे खुद समझ नहीं आ रही कि इसकी दुकान के मालिक ने इसे ये बात क्यों कही थी। वो तो सिर्फ मालिक का कहना पूरा कर रहा था। दुकान के मालिक ने इससे कहा था कि मैं जब भी यहाँ आऊं, किसी भी समय कोई भी चीज लूं, तो 50 रुपए ही लेना। मैंने आज भी सब्जी ली, इसकी कीमत 300 रुपए जितनी है, मुझसे 50 रुपए ही लिए।
मैंने इससे पूछा कि तुम्हारा मालिक कब आएगा? तो इस पर इसने कोई जवाब नहीं दिया। अब तो मैं और भी ज़्यादा हैरत में पड़ गई थी और मुझे अपने सवालों के जवाब भी चाहिए थे। अब तो मुझे ये बात नामुमकिन सी लगने लगी और क्योंकि अब अक्सर दुकान पर वो लड़का हुआ करता था और वो सब्जी वाला खुद नहीं होता था। सब्जी तो मुझे वैसे ही मिल रही थी और अच्छी ही मिल रही थी, लेकिन मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। इन दिनों ये हुआ था कि मेरे दोनों बड़े बेटे स्कूल जाना शुरू हो गए थे और मुझे अच्छे भविष्य की उम्मीद नजर आ रही थी और ये सब इस कम कीमत सब्जी की वजह से ही मुमकिन हुआ था, क्योंकि इससे पहले तो मैं सिर्फ बच्चों के 2 वक्त की रोटी पूरी करने के लिए सोचती रहती थी। लेकिन जब मेरे पास बचत के कुछ पैसे आना शुरू हुए, तो मैंने इनकी पढ़ाई के लिए भी सोचना शुरू कर दिया था। अब मुझे कुछ उम्मीद नजर आ रही थी कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर किसी मुकाम पर पहुंच जाएंगे और शायद मेरी जिल्लत भरी जिंदगी अब खत्म हो जाएगी। जब ये सिलसिला चल पड़ा तो मैं ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थी, लेकिन हिंदी किसी हद तक पढ़ लेती थी। इसीलिए अपने तरीके से मैंने सब्जी का हिसाब लिखना शुरू कर दिया और वो इसलिए कि मेरे दिल में यही ख्याल था कि कभी जिंदगी में मेरे पास इतने पैसे हुए तो सब्जी वाले का सारा उधार एक बार में ही चुका दूंगी। सब्जी वाले का ये राज मैंने अपने बच्चों को भी नहीं बताया था, क्योंकि बच्चे बात करते हुए अगर अपने दोस्तों से कह देते तो मेरे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती, क्योंकि सबसे पहली बात मेरे किरदार पर आ जाती और मैं गरीब जरूर थी लेकिन बद किरदार नहीं थी। लेकिन ये बात तो कोई ना समझता और सब मुझसे सवाल करने लगते कि वो इतने कम पैसों में तुम्हें सब्जी क्यों देता है। इस मामले को लगभग 7-8 महीने हो चुके थे और अभी तक मैं इस बंदे से सवाल नहीं कर सकी थी और आखिरकार एक दिन मुझे मौका मिल ही गया। मैं शाम को देर से काम पर से आ रही थी, इसीलिए सब्जी लेने देर से गई। इस वक्त दुकान पर सब्जी वाला खुद मौजूद था, वो दूसरा लड़का आज नहीं था और कोई ग्राहक भी नहीं था। मैंने जाते साथ ही इससे सवाल कर लिया कि तुम ये सब्जी 50 रुपए में ही क्यों देते हो और इसकी वजह क्या है कि तुम मेरी इस तरह से मदद करते हो। तो इसने मुझसे कहा कि मुझे सिर्फ ये बताओ कि इस वजह से तुम्हारी किसी तरह की मदद हो सकती है। तो मैंने इसे बताया कि मैंने अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन करा दिया है और घर की बहुत सी छोटी मोटी चीजें मैंने ले ली हैं जो पति की नजर से बचा कर रखी हैं। इसने कहा कि मैं यही चाहता था कि तुम्हारी मदद हो जाए। आज तक मैंने तुम्हारी तरफ गलत नजर से कभी नहीं देखा और ये बात तुम भी जानती हो। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारी मदद करना था, लेकिन मेरा सवाल तो वही का वही था कि अगर वो मदद करना चाहता था तो यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिनको इसकी मदद की जरूरत है, क्योंकि जिस जगह पर इसकी दुकान है इसके आसपास हम गरीब लोग ही रहते थे, सभी गरीब थे। तो वो मेरी मदद ही क्यों करता है। जब मैंने ये सवाल इससे किया तो वो घबरा गया और रोकर कहने लगा कि आपके सवाल का जवाब तो मेरे पास है, लेकिन मैं देना नहीं चाहता। मैंने जब इसे जिद की कि वो मेरे सवाल का जवाब दे दे या मैं इसे सब्जी नहीं खरीदूंगी, तो वो और ज्यादा परेशान हो गया। इसने मुझसे वादा लिया कि वो मुझे मेरे हर सवाल का जवाब देगा, लेकिन सब्जी हमेशा मैं इसी की दुकान से लूंगी। मैंने इससे वादा कर लिया। तो इसने कहा कि कल शाम के बाद मैं इसके घर पर आ जाऊं, मुझे मेरे हर सवाल का जवाब वो वहीं पर देगा। लेकिन मैं इसके घर नहीं जाना चाहती थी। इसने जल्दी जल्दी मुझे अपने घर का पता बताया और मैं इसके घर आने से इनकार करने ही वाली थी कि मुझे सारे सवालों का जवाब इधर ही दे दे। लेकिन इस वक्त दुकान पर एक और आदमी आ गया और मुझे खामोश होना पड़ा। मैंने इस समय तो वो सब्जियां उठाई और अपने घर वापस आ गई। लेकिन अब मेरी सारी रात इसी फिक्र में गुजरी कि आखिर इसने मुझे बुलाया क्यों है और वो भी शाम के बाद। और अगर मैं नहीं गई तो शायद सारी उम्र जवाब न ले सकूंगी और अगर चली गई तो मेरे साथ वो न जाने क्या करते, क्योंकि मर्द का क्या भरोसा। मेरी जिंदगी में आने वाले तो सारे मर्द ऐसे ही मिले थे। सिर्फ ये सब्जी वाला मुझे कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन इसने मुझे अकेले अपने घर पर क्यों बुलाया। सारी रात सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे एक बार तो जाना ही चाहिए और ना ही मैं इतनी कमजोर हूं कि अगर मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेगा तो मैं खुद को बचा नहीं सकूंगी। बेसब्री से शाम का इंतजार था। मैं जल्दी काम से वापस आ गई और छोटे बेटे को अपने दोनों बेटों के पास छोड़कर और इनको सख्ती से समझाकर कि घर से बाहर मत जाना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, एक जरूरी काम से जा रही हूँ। मैंने अपने कुर्ते के अंदर एक छोटी छुरी को छुपा लिया और घर की तरफ चल दी।
और छुरी मैंने इसलिए रखी कि मुसीबत में काम आ सके अगर जरूरत पड़े तो। जैसे जैसे मेरे कदम इसके घर की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे मेरी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। इसके घर के दरवाजे पर पहुंचकर एक बार तो दिल ने कहा कि पलट जाऊं, जो जैसे चल रहा है वो वैसे ही चलने दूं। मुझे क्या जरूरत है सवाल करने की, मेरी तो जरूरतें पूरी हो ही रही हैं, और मेरे बच्चों को खाना भी मिल रहा है, और इनकी अच्छी पढ़ाई भी हो रही है, और मेरे घर की ज़रूरतें भी पूरी हो रही हैं। मुझे इस राज को राज ही रहने देना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर की आग मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी, और बार-बार मेरे अंदर ये बात आती कि एक बार अंदर जाना चाहिए। इसके बाद मैंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने के बाद मेरा दिल और तेज़ धड़कने लगा, और मुझे यहाँ आने का फैसला गलत लगने लगा। इससे पहले कि मैं यहाँ से पलट जाती, दरवाज़ा खुल गया, और मुझे दरवाजे पर सब्जी वाले की सूरत नज़र आई। मुझे दरवाजे पर खड़ा देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आने लगी, और इसने मुझे अंदर आने के लिए कहा। अब जब यहाँ तक आ ही गई थी तो आगे भी मुझे हिम्मत करनी थी। मैंने डरते डरते घर के अंदर कदम रखा, और बाजू के अंदर छुपी हुई छुरी पर अपनी पकड़ बना ली। जब मैंने अंदर कदम बढ़ाए, अंदर आते ही इसने तुरंत लाइट जला दी, और रोशनी होते ही जिस चीज पर मेरी नजर पड़ी तो मैं एकदम से चौंक गई। मुझे यूं लगा जैसे कमरे की छत मेरे सर पर आ गई हो। जब मेरे पति के हाथों मुझे मेरे माता पिता ने बेचा था, इसके बाद से मेरा अपने माता पिता से कोई संबंध नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन या माता पिता किस हाल में है, और मैंने तो ये समझ लिया था कि वो मेरे लिए मर चुके हैं, और कभी भूल कर भी इनके बारे में मैंने नहीं सोचा था। कभी कभी मुझे मेरी माँ का ख्याल आ जाता था, लेकिन शादी के 3 साल बाद ही मेरी माँ को भी मेरे पिताजी किसी जगह जुए में हार गए थे, और इसके बाद कुछ पता नहीं कि इन सबको मरा हुआ मानने के बाद मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इनसे सामना होगा। स्टोर के बिस्तर पर मुझे अपने पिताजी लेटे हुए नजर आए, और मुझे इन्हें देखकर और ज्यादा नफरत का एहसास हुआ कि हम लोग जिस हाल में भी हैं सिर्फ इसी आदमी की वजह से हैं। लेकिन इनकी हालत इतनी खराब थी कि इनसे तो नफरत भी नहीं कर पा रही थी। मेरे पीछे मौजूद सब्जी वाले ने मुझसे कहा, आपने इनको पहचाना? मेरी तो जुबान बंद हो चुकी थी। मैं इसे क्या जवाब देती। मेरी हालत देखकर इसने कहा कि ये आदमी आपके पिताजी हैं, सिर्फ आपके नहीं बल्कि मेरे भी। मैं आपका भाई हूँ। और ये सुनकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये आदमी मेरा भाई कैसे हो सकता है? क्योंकि हम तो सिर्फ दो ही बहनें थी। मुझे तो लगा था कि आज तक इतनी बड़ी बिजली गिरने के बाद और इसके अलावा कोई और झटका मैं सहन नहीं पाऊंगी। मैं आगे बढ़ी और पिताजी की हालत देखी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। इनको फालिज का अटैक हुआ था, और वो जुबान से बोल भी नहीं पा रहे थे, हाथ भी नहीं हिला सकते थे, सिर्फ मुझे देखकर रो रहे थे। मैंने इस सब्जी वाले से, जो कि मेरा भाई था, इससे पूछा कि ये सब क्या है? तुम मेरे भाई कैसे हो सकते हो? हम तो दो बहनें थी, और फिर ये तुम्हारे पास कैसे? इसने मुझे बताया कि मेरी शादी के 1 साल बाद ही मेरी माता जी को ये एक जुए में हार गए थे, लेकिन हमें जुए में हारने से पहले इन्होंने खुद एक औरत को जुए में जीता था, जिसे वो अपने घर पर तो नहीं लेकर आए थे, एक और जगह रखा था। सब्जी वाला इसी औरत से मेरा भाई था, को जन्म देते हुए वो औरत मर गई, और खुदा का करिश्मा तो देखो, जिसकी वो बहन थी और इसी के हाथों मेरे माता जी का दोबारा विवाह हुआ। मेरी माँ ने ही इसकी परवरिश की है, और इसे अच्छे बुरे की समझती है। जब वो कुछ समझदार हुआ तो उन्होंने इसको सारी बात बताई, ताकि ये भी अपने पिता की सूरत पर ना जाए। और 3 साल पहले ही हमारी माँ का देहांत हो चुका है, और जब ये कुछ बड़ा हुआ तो इसने अपनी बहन की जानकारी लेने की कोशिश की। पता चला कि वो तो शादी के बाद ही बच्चे को जन्म देते हुए मर गई, और इसके साथ इसका बच्चा भी मर गया था। अब इस दुनिया में इसके रिश्तेदार थे, एक बहन और एक पिता। इसने हम दोनों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की, और इसके साथ ही पढ़ाई ना करने की वजह से वो कोई नौकरी भी नहीं कर सकता था, इसलिए सब्जी का ठेला लगाना शुरू कर दिया। वो मेहनत से दिल लगाकर काम करता था, और इसकी इज्जत भी बहुत थी समाज में। एक दिन इसको पिताजी मिले, और जिस हालत में वो इसे मिले, इस पर इसे तरस आ गया, और वो इन्हें अपने घर ले आया। और अब वो पिताजी की देखभाल के लिए ही इसने दुकान पर लड़का रखा हुआ था, क्योंकि वो पिताजी के पास घर पर खुद ही रुकता था, क्योंकि पिताजी से बोला भी नहीं जा सकता और ना ही कुछ खा सकते थे। और मेरे बारे में इसने जानकारी हासिल की।
मेरे बारे में जानकर इन्हें बहुत दुख हुआ, इसीलिए अपने हिसाब से मेरी पूरी मदद करने की कोशिश की। और वो 50 रुपए भी इसीलिए ले लेता था कि मेरी खुददारी को चोट ना पहुंचे। अगर वो मुझे फ्री में सब्जी देता तो शायद मैं अगले दिन इसकी दुकान पर नहीं जाती, क्योंकि शुरू में मैं ये सोचती थी कि वो गलती से इसे ज्यादा पैसे वापस कर रहा है। लेकिन जब इन पैसों से मेरे घर की जरूरत पूरी होना शुरू हुई तो मैं खुद ही इसकी दुकान की तरफ जाने लगी। और वो जानबूझकर मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देता था, और ये गरीब भाई की अपनी गरीब बहन के लिए मदद की कोशिश थी। ये सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू छलक पड़े, और मैंने खुदा का धन्यवाद किया कि खुदा ने मुझे अगर पति और पिता की सूरत में अच्छे इंसान नहीं दिए थे तो भाई की सूरत में एक अच्छा इंसान दे दिया। और दिल ही दिल में सोच रही थी कि मैं अपने तीनों बेटों को सही रास्ते पर चलाऊंगी, पढ़ाई के साथ साथ इनकी परवरिश भी अच्छी करूंगी। इससे पहले मैंने इनकी परवरिश पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, और इसके साथ ही मैंने खुले दिल से अपने पिताजी को माफ कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो हमारे साथ किया था इसकी सजा इन्हें जिंदगी में ही मिल चुकी थी, और नरक में खुदा इनसे हिसाब लेगा। और अपने माँ की तरफ से भी मैंने इस आदमी को माफ कर दिया, और अपने भाई से वादा किया कि मैं इसके घर आती जाती रहूंगी और इस पिताजी का ध्यान रखूंगी। जब मेरे पति के बारे में मेरे भाई ने बताया कि इसको बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों के जरिए इसने शराब छुड़वाने वाले अस्पताल में एडमिट करा दिया है, और वो जल्दी ही एक अच्छे इंसान की सूरत में आपके सामने आएगा, तो मुझे लफ्ज ही नहीं मिल रहे थे जिनके जरिए मैं अपने भाई का शुक्रिया अदा कर सकूं, जो मेरी माँ का बेटा भी नहीं था, लेकिन सिर्फ मेरी माँ की परवरिश का हक अदा करने के लिए अपनी तरफ से मेरी पूरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। सच कहते हैं कि परवरिश का असर बहुत होता है। इसकी रगों में खून तो मेरे पिताजी का था, लेकिन परवरिश मेरी माँ की थी, जो खून पर भारी पड़ गई।